बंदूकें सेम होती हैं और गोलियां भी। बस उंगलियां डिसाइड करती हैं कौन सी मौत जायज है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आप्सपा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये जो एक्ट है ये बिल्कुल बिल्कुल रिलेवेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली थी उससे। तो ये एक्ट आखिर है क्या? आप लोगों में से कुछ जो लोग हैं वो जानते होंगे कि आखिर ये एक्ट है क्या। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से जान जाएंगे कि ये एक्ट है क्या। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि जो एक्ट है ये किस तरह से काम करता है और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और मतलब क्या क्या इस एक्ट के ड्रॉबैक हैं उसको भी हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। और इसको हम बहुत ही एक अच्छे अंदाज में जान रहे होंगे, एक स्टोरी की तरह, जिससे आपको बोर नहीं होंगे आप लोग। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएसबी इंटरव्यू में लेक्चरर का पार्ट आया, और साथ में यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी बोर्ड के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप अगर हमारे देश के बारे में या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जानना चाहते हैं तो आप फिर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपका इस एक्ट को लेके कोई भी डाउट ना रह जाए। इसे हम पूरा 360 डिग्री में कवर कर रहे होंगे। इसको मतलब यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे कि आखिर इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में, या फिर हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, या फिर हमारे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो जहाँ पे ये एक्ट लागू वो लोग क्या कहते हैं, या फिर जहाँ पे ये एक्ट नहीं लागू जैसे यूपी हुआ और हमारा जो मेन जो इंडिया है, मेन लैंड इंडिया है, तो वो लोग क्या कहते हैं, हम लोग पूरा अच्छे तरह से कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो में बने रहिए। एक बार शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये आफ्सपा होता क्या है। आफ्सपा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके आर्म फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर देने की बात चल रही है। यानी कि आर्म फोर्सेज हमारी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, पुलिस भी हो गई, तो इनको कुछ स्पेशल पावर दी जाती है ताकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में शांति बना के रख सकें। ठीक है, तो वो जो पावर होती है वो कौन कौन सी पावर है पहले हम इसको ये जानेंगे। उसके बाद उसकी जो लिमिटेशंस हैं कि आखिर वो किस तरह से उनका मिसयूज होता है उसको जानेंगे। पूरा एक अच्छे से हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग पावर कौन कौन सी देते हैं इसमें। पावर हम लोग देते हैं किसी भी हाउस की जो है वो हम लोग सर्च कर सकते हैं, किसी के भी घर में बिना वारंट के घुस सकते हैं और वहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग किसी को भी शूट कर सकते हैं वहाँ पे। आर्मी जो हमारी है, आर्म फोर्सेज है, वो वहाँ पे किसी को भी डायरेक्ट किल कर सकती है। यहाँ पे नहीं कर सकती है हमारे एरिया में, पर वहाँ पे कर सकती हैं। वहाँ पे एक अलग ही स्पेशल पावर दी गई है कि किसी पे भी अगर जैसे शक हो या फिर किसी ने भी कोई भी इंसर्जेंसी की है तो उसको डायरेक्ट शूट ऑन साइट का ऑर्डर होता है। और कुछ पावर ऐसी है जैसे कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, और अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस को भी देना होता है विदिन 24 आवर्स। तो ये कुछ पावर्स हैं जो कि दी गई हैं हमारे आर्म फोर्सेस को। इससे बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन तो होता ही है, पर शांति के लिए कुछ भी कर किया जा सकता है। हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि ये जो एक्ट है ये कब लाया गया था। ये एक्ट लाया गया था 1942 में अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि ये कॉलोनियल ओरिजिन का कानून है जो कि अंग्रेज हमारे ऊपर लगाते थे, जो हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज जो थे वो लगाते थे। जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने 1942 में, तब ये जो आफ्सपा है इसको लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और उसी के एक दिन बाद, मतलब जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होगा उसी के एक दिन बाद जितने भी हमारे जो टॉप लीडर्स थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद ये जो मूवमेंट है ये एक लीडरलेस मूवमेंट हो गया था, इसमें कोई भी लीडर नहीं रहा था। ये एक क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी एग्जाम्स में। तो उसके बाद से कोई भी लीडर नहीं रहा था वहाँ पे। तो तो वहीं पे जो ये एक्ट है इसका ओरिजिन हुआ था। और इसका जो पहला हम लोगों ने जो लगाया था वो लगाया था 1947 में, जब जिन्ना ने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी थी 1947 अगस्त के टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक ब्लड शेड हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। तो उस टाइम पे भी इसको लगाया गया था सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। उस टाइम पे लगाया गया था बंगाल, असम और ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल यानी कि जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, और यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का जो एरिया है वो, क्योंकि यूपी का पुराना नाम जो था यूनाइटेड प्रोविंस था। ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले का क्या बैकग्राउंड रहा है। अब इंडिपेंडेंस की बात का एक बार जानते हैं, इंडिपेंडेंस की बात आखिर क्या रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद इस एक्ट को पहली बार लगाया गया था असम और मणिपुर के अंदर, यानी कि इन 1958 में। इसको क्यों लगाया गया था इसको हम पहले जानते हैं। देखिए, सबसे पहले 1952 में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 बना है तो उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे, जिसके बाद प्रॉपर एक पूरी जो गवर्नमेंट है वो रूल कर पाएगी वहाँ पे। पर वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो एक मिलिटेंट ग्रुप होता है नागा नेशनल काउंसिल,
वो जो ये इलेक्शन है इनको मना कर देता है करने से। मतलब एक तरह से ये वो कहते हैं कि हमने अपना एक इलेक्शन 1951 में करा लिया है, इसके आधार पे जो हमारी जो 99% जो पॉपुलेशन है, जो नागाज लोग हैं, वो लोग पहले ही वोट कर चुके हैं फ्री सोवरेन नागा नेशंस के लिए, यानी कि हमारा हमारा जो नागा जो नेशन है ना, ये पूरा का पूरा हमें अलग दे दिया जाए। अब देखिए इनकी डिमांड क्या थी नागालैंड वालों की। नागालैंड की डिमांड ये थी कि कुछ पार्ट जो है असम का दे दो, मणिपुर का कुछ पार्ट दे दो, अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट दो, और कुछ पार्ट जो ये मांगते थे, ये मांगते थे म्यांमार का भी। तो ये कहते थे कि ये पूरा नागालैंड है और ये हमें चाहिए पूरा एक अलग कंट्री, हम बनाएंगे इसको। तो उस टाइम पे इनकी जो डिमांड है इसको फुलफिल नहीं किया गया और उस टाइम पे आफ्सपा को लगाया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइम पे आफ्सपा लगाया गया था और इन्होंने क्या किया था, बॉयकॉट किया था। जो वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिसेस थे उनको बॉयकॉट कर दिया था। तो उसके बाद जो ये आफ्सपा है वहाँ पे लगा था। सबसे पहले क्या हुआ कि 1952 में जो असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर लागू किया गया 1953 में नागा हिल्स में। ठीक है, तो उसके उसमें क्या हुआ, उसमें जो वहाँ की जो पुलिस थी वो अरेस्ट कर रही थी, जितने भी वहाँ के जो राइवल्स थे उनको पुलिस ने अरेस्ट करके डाल रही थी। फिर उसके बाद जब सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनसे कंट्रोल नहीं हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बुलाया गया जो असम राइफल्स है। असम राइफल आप लोग बताओगे एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि मतलब पैरामिलिट्री भी है और जो सेंटर के अंडर भी आती है, यानी आर्मी के अंडर भी आती है, दोनों के साथ कंबाइन काम करती है असम राइफल्स। तो उसको वहाँ पे बुलाया गया था। तब वहाँ पे 1955 में तब फिर असम राइफल्स ने इस पूरी सिचुएशन को टैकल किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको एक प्रॉपर लीगल फ्रेम देने के लिए ये लेके आए थे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1958। ठीक है, 1950 लेके आए थे और इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। देखिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो पुराना नाम था वो था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस। आप लोग चाहे फिर वो कहीं पे भी लागू हो, उसका जो पहला नाम था वो यही था। ठीक है, तो अब इसको लागू कैसे किया जाता था पहले के टाइम पे हम बताते हैं। पहले के टाइम पे अगर कोई स्टेट है, ठीक है, अगर कोई स्टेट है तो उसका जो गवर्नर है सिर्फ उसी के पास ये पावर थी कि वो ही इसको लागू कर सकता है। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब कोई यूटी है, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो वो उसको लागू कर सकता है पहले के टाइम पे। अब के टाइम पे क्या होता है, अब के टाइम पे जो सेंटर भी लागू कर सकती है और जो गवर्नर है स्टेट का वो भी लागू कर सकता है अब के टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ये था। और उस टाइम पे अब कुछ लोग कहते थे कि ये जो है ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है कहीं ना कहीं, और ऑब्वियसली हो ही रहा है। तो तब फिर सरकार का कहना था, यूनियन का कहना था कि हम लोग हनन नहीं कर रहे हैं, हम लोग आर्टिकल 355 का जो पालन कर रहे हैं। अब आर्टिकल 355 क्या कहता है, आर्टिकल 355 कहता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एवरी स्टेट, जो कि कोई भी स्टेट हो, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करना, चाहे फिर वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो, कोई अदर कंट्री अटैक कर दे तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है हमें। तो ये आर्टिकल 355 में लिखा गया है। तो एक तरह से हम लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस को एक मेंटेन कर रहे हैं इस आफ्सपा को लाकर। तो एक तरह से यूनियन का ये कहना था उस टाइम पे। और इसको फिर धीरे धीरे, जैसे ये स्टार्टिंग में तो असम और मणिपुर तक सीमित था, फिर धीरे धीरे इसको पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैला दिया गया, जैसे जैसे इंसर्जेंसीज और डिस्टर्ब एरिया देखे गए। अब देखिए डिस्टर्ब एरिया क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता डिस्टर्ब एरिया क्या होते हैं। देखिए वैसे तो डिस्टर्ब एरिया आप लोग समझ लीजिए ऐसे होते हैं कि जैसे कोई भी एक एरिया है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या फिर कोई ऐसा वायलेंस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे तो वो जो एरिया है वो डिस्टर्ब एरिया है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको आगे दूंगा वीडियो में, एक अच्छे से मैंने समझा रखा पूरा डिस्टर्ब एरिया के ऊपर। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि नागालैंड की डिमांड क्या थी, कहाँ कहाँ का मांगने की। ये जो नागालैंड है वो तो था ही इनका, ये कहते थे हमें ये यहाँ का पूरा पार्ट दे दो, ये असम का पार्ट दे दो, ठीक है, मणिपुर का भी कुछ पार्ट दे दो, और कुछ म्यांमार का भी पार्ट मांगते थे। कहते थे ये हम पूरा नागालैंड बनाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक NSCN ग्रुप का भी फॉर्मेशन कर लिया था, जो कि बाद में गवर्नमेंट के साथ कोलिजन करा के इसका मेंटेनेंस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं उसकी। ठीक है, अब देखिए अब जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये लागू किया गया चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़ में भी, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक है, तो फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ की बात करते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में क्या था, 1983 में लागू किया गया था। इसे लागू क्यों किया गया था, आप लोगों ने एक मूवमेंट सुना होगा खालिस्तान मूवमेंट इन 1980। खालिस्तान मूवमेंट हम किसी और वीडियो में बात करेंगे खालिस्तान मूवमेंट की, पर आप ये समझिए कि खालिस्तान मूवमेंट को रोकने के लिए इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लाया गया था। चंडीगढ़ एक यूटी है तो चंडीगढ़ में लाया गया था और पंजाब में लाया गया था।
ये कुछ जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग हैं वो गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे, तो उसके बाद फिर आर्मी गई थी तो पूरा वो काउंटर स्ट्राइक करा के खत्म कर दिया था। तो उस टाइम पे यहाँ पे लाया गया था। ये बिल्कुल सेम था जो असम और मणिपुर में लागू हुआ था। आफ्सपा जो लागू हुआ था असम और मणिपुर में, उसी के जैसा ही था। पर इसमें सिर्फ दो जो सेक्शंस थे वो नहीं थे यहाँ पे, मतलब दो जो रूल थे वो नहीं थे, बाकी पूरा सेम था। वो दो दो रूल कौन कौन से नहीं थे? दो रूल नहीं थे कि जो व्हीकल जो स्टॉप करा सकते वो नहीं करा सकते थे यहाँ पे, और दूसरा किसी भी के घर में बिना अगर कोई चीज़ लॉक है तो वहाँ पे नहीं घुस सकते थे। अब जैसे वहाँ असम और मणिपुर वाले में क्या था, वहाँ पे था कि किसी भी गाड़ी को रुका सकते हैं, किसी की भी गाड़ी सीज कर सकते हैं, ठीक है, सर्च कर सकते हैं किसी की भी गाड़ी में फोर्सिबली, ठीक है। तो और किसी के भी घर में घुस सकते हैं या किसी की भी गाड़ी का लॉक तोड़ सकते हैं, घर का लॉक तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी, पर हाँ यहाँ पे था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे जो ये जो मूवमेंट है ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर लेती है 2008 में। एक एक्ट पास करती है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, उसको उसी के साथ इसको विड्रॉल कर लिया जाता है। और चंडीगढ़ में ये जो है ये सस्पेंड होता है 2012 में, जब हाई कोर्ट इसको सेट ऑफ कर देता है। तब तक तो ये रहता ही है, ठीक है। तो चंडीगढ़ का आप लोग देख सकते हैं, ये खालिस्तानी मूवमेंट का जो फ्लैग है ये खालिस्तान मूवमेंट के लिए ये है, ठीक है। खालिस्तान की मांग कर रहे थे ये लोग। अब देखो, अब ये जो एक लागू होता है आफ्सपा होता है जम्मू एंड कश्मीर में 1990 में, 1990 में लागू होता है। और इसको जो है लागू किया जाता है इंसर्जेंसीज को देख, जैसे जैसे इंसर्जेंसीज बढ़ेंगी, डिस्टर्ब एरिया होगा, तो वैसे वैसे ये जो है इसको बढ़ाया जाएगा और लगाया जाएगा। पर आफ्सपा जो है वो एक नया इंट्रोडक्शन थी जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पहले से ये एक रूल था, एक ऐसा ही एक एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर में, एक सेपरेट एक्ट था, उसका नाम था डिस्टर्ब एरिया एक्ट, DAA। ये जो एक उनका खुद का जो जम्मू एंड कश्मीर में उन लोगों का खुद का एक एक्ट था, पर इसको सस्पेंड कर दिया गया था। ये 1992 तक रहा था, उसके बाद इसको हटा दिया गया था 1998 में, ठीक है। उसके बाद जो आफ्सपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसी को लगा दिया गया था। अब हम वीडियो में आगे भी बात करेंगे कि DAA पूरा होता क्या है और इन दोनों में आखिर डिफरेंसेस क्या हैं, DAA में और आफ्सपा में। अब क्या होता है कि इम्प्लीमेंट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ये आफ्सपा इम्प्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद तब से लेके अब तक वहाँ पे आफ्सपा ही लगा हुआ है, ठीक है। तब से लेके अब तक आप लोग ये मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है कुछ कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर में, ये कश्मीर ये जम्मू, तो मतलब यहाँ पे जो है आफ्सपा अभी भी लगा हुआ है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर है। अब देखते हैं कि इसके जो कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, जैसे कि इसका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है कि ऐसी भी अगर कोई भी ज़रूरत है तो हम लोग आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं, और मिनिमम 3 मंथ के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि 3 महीने तक इस कानून को हम लोग लागू कर सकते हैं। और इसका सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है अगर कोई भी ऑफिसर है, अगर वो किसी को भी शूट डाउन कर देता है, ठीक है, शूट डाउन कर देता है, अगर जैसे किसी ने भी कोई रूल तोड़ा है या फिर सस्पेक्टेड है, तो उसको अगर मार देता है, ख़त्म बिल्कुल, ठीक है। तो शूट करने से पहले उसे एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, उसे एक वार्निंग देनी पड़ेगी कि हम आपको शूट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो ओपन फायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही एक रूल है कि अगर फायर करने से पहले एक बार आप वार्निंग देंगे, और अगर नहीं मानते तो फायर आप कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई वो नहीं है। बस ये जो है ये कुछ रूल्स हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बिना वारंट के हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट कंसेंट हम लोग किसी की भी सर्चिंग कर सकते हैं, किसी को भी हम लोग कस्टडी में ले सकते हैं, ठीक है। और कस्टडी में लेने के बाद 24 आवर्स के अंदर उसे जो है पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। और अगर एक बार FIR दर्ज हो गया, FIR के 24 आवर्स के अंदर उसे जो है उसे कोर्ट में भी पेश करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि वहाँ की जो पुलिस है उसको फॉलो करना पड़ेगा ये चीज़। अब देखते हैं हम लोग कि आखिर DAA जो मैंने कहा था, जो ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू था, उसका उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। DAA यानी कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट, इसको सबसे पहले हम लोगों ने लगाया था नागालैंड में 1955 में। जब मैंने कहा था आपसे कि जो पैरामिलिट्री है उसको बुलाया गया था, तो वहाँ पे आफ्सपा नहीं था, तो वहाँ पे लगाया गया था DAA, ठीक है। तो DAA को जो है मिनी आफ्सपा भी कहा जाता है। मिनी आफ्सपा मतलब आफ्सपा का छोटा भाई। और वहाँ पे क्या था कि जो कुछ पावर्स थी वो आर्म फोर्सेस की, वो बिल्कुल सेम थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब सेम जो आफ्सपा की थी वही इसकी थी, ठीक है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये था, एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो आफ्सपा है उसे दो में से कोई सा भी लागू कर सकता है, या तो गवर्नर ऑफ स्टेट लागू करेगा, या फिर सेंटर जो है वो लागू कर सकता है।
पर जो ये DAA है इसे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ही लागू कर सकती है। अगर उसको लगता है कि हाँ इंसर्जेंसी हो रही है या फिर डिस्टर्ब एरिया कोई भी डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो वहाँ पे जो है ये स्टेट जो है वो लागू कर सकती है इसको। इतना सा डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म होता है आफ्सपा को लेकर, आप लोग देख सकते हैं ये रोड पे ये आफ्सपा को हटाने के लिए बात कर रहे हैं, रिपील आफ्सपा। तो बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है वो क्रिटिसिज्म देखते हैं क्या है। क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं, यानी कि जो मानव के जो अधिकार है उनका कहीं ना कहीं हनन होता है। अब आप लोग अगर 2004 का एक केस देखेंगे यहाँ पे कस्टडी रेप जैसे केस देखने को मिलते हैं, किलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर आप लोग खुद देख लीजिए कि अगर बाई चांस कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, कोई आम नागरिक है, उसके पास शक भी है तो उसे गोली मार दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन राइट का या फिर मिसयूज ऑफ पावर का एक कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ देखने को मिलती है। अगर कोई भी चीज़ सस्पेक्टेड है तब भी आप उसको गोली मार सकते हैं, यानी कि आप एक ग्राउंड पे जज का काम करते हैं। अगर आपको लगा कि हाँ इसके बाद कुछ हो सकता है तो आप वहीं पे आप उसकी ज़िंदगी छीन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है ये क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, हमारे पास राइट टू लाइफ है तो वो कहीं ना कहीं छीनी जाती है इस आपसपा में। और एक चीज़ देखने को मिलती है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 22 कहता है कि अगर कोई भी किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उससे पहले उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट कर रहा है। और अरेस्ट करने से पहले कॉल भी करने का एक रूल है कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आप वहाँ पे एक कॉल की डिमांड कर सकते हैं, वहाँ पे वो एक कॉल कराएंगे आपको और विद इन 24 आवर्स आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो ये जो है ये आर्टिकल 22 कहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकल 22 का भी हनन देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग एक चीज़ देखिए, जब कभी भी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, तो वहाँ पे दो आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, सॉरी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, दो आर्टिकल है, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। पर अगर आप लोग आपसपा का केस देखें तो वहाँ पे ये दो आर्टिकल्स की तो कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल सस्पेंड है ये दोनों आर्टिकल। मतलब एक तरह से इमरजेंसी से भी गिरी हुई हालत है वहाँ पे। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 तो है ही नहीं। अगर वहाँ किसी भी एरिया में आपसपा डिक्लेयर हो जाता है तो ये एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म है वो सही भी है एक तरह से। ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती भी हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो डिस्टर्ब एरिया है इसका डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया था आपको। अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग थी 1988 की, उसको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो नहीं है, क्योंकि आर्म फोर्सेस मिनिमम फोर्स का यूज़ करें, यानी कि अगर कहीं पे ज़रूरत है ओपन फायर की तभी करें, नहीं तो फालतू में करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जो आर्मी पर्सनल से इनसे ये जो कहा गया है, और साथ ही साथ एक जो आर्मी के ऊपर है एक रूल भी बनाया गया है कि अगर जैसे कोई भी एक ऑफिसर है, ठीक है, अगर उसने ऑर्डर दिया है अटैक करने का यानी कि शूट करने का, और जो वहाँ के जो लोग हैं वो इसके ऊपर भी एफआईआर कर सकते हैं। मतलब जो लोग हैं वो आर्मी के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं, पर कंडीशन एक है कि उससे पहले उन्हें सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज करने से पहले सेंटर की परमिशन लेनी ज़रूरी है। ये एक रूल है जो कि बनाया गया है। और इस केस को सुना गया था 5 जज की जो बेंच बैठी थी वहाँ पे इस केस को सुना गया था और इसका एक निर्णय ये लिया गया है। और साथ ही साथ जो स्टेट है उसको 6 महीने में इसको मतलब रिव्यू करना पड़ेगा कि हाँ उस जगह पे अभी भी डिस्टर्ब एरिया घोषित रहना सही है या फिर आपसपा लगाना सही है, या फिर अगर जैसे अगर इंसर्जेंसी नहीं हो रही है, डिस्टर्ब नहीं है, तो इसको हटा भी दिया जा सकता है। तो एक तरह से ये जो है ये एक पूरी तरह से लागू करना चाहिए या नहीं, एक तरह से 6 मंथ में आप लोग ये चेक करिए, कोर्ट का ये कहना है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा होगा कि आखिर ये पूरा है क्या, पूरा आपसपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहाँ कहाँ पे ये लगाया गया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर और इधर पंजाब छत्तीसगढ़, यहाँ पे मतलब जो ये है ये लगाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपसपा है क्या। और अगर आप लोगों का कुछ ओपिनियन है, मैंने आपसे कहता हूँ मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ, मैं जनरली जानना चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।